बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और भाई आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है कहावतें जो ज़िंदगी बदल दें। और आज की कहावत इंतहाई दिलचस्प है और जो कहानी इस कहावत से जुड़ी है, जो वाक़या, जो दास्तान इस कहावत से जुड़ा है, जिस वाक़े से इस कहावत ने जन्म लिया है, वो इस कहावत से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शाह जी कहावतां ते होंदियां रहणियां, तुहानूं इस गल दी मुबारक कि असीं पहली वारी तुहाडीਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। तू हौसला करता हर अगले हफ्ते तू तेल भी मलेगा। ਇਹ ਹਲੇ ਤੂੰ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ भी नहीं। नहीं यार भाई है मेरा, क्यों इसे टांगे। मैं शाह जी कहना कि भाई है एक आदि की खैर होती है। अच्छा जनाब, ये कहावत हमारे माशरे में बहुत ही कसरत से बोली जाती है। तकरीबन हर शख्स दूसरे के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करता है। अच्छा, ये शादी के फौरन बाद भी इस्तेमाल होती है? शादी के बाद तो बहुत ही कसरत से इस्तेमाल होती है। अच्छा जी। आपके यहाँ तो दो मरतबा इस्तेमाल होती है। अच्छा, मेरा ध्यान ना कहावतां सी, शाह ये वसा के मार दे। देखिए कहावत है कि बड़े तीसमार खां बने फिरते हो। शाह जी ये ते ताहर भाई नूं बड़ी अच्छी लगती कहावत। इन्हां दे बच्चे स्कूल पढ़ते सन, हर महीने फीस नहीं सी दिंदे। फिर मास्टर इन्हूं कहंदा तू की फीस मार खां बणिया। अच्छा जनाब, ये तो सभी जानते हैं कि कोई शख्स, कोई दोस्त, कोई शौहर किसी का, मेरे अल्लाह ना किसी का शौहर अगर शेखी खोरा हो, गप्पिया हो, छोड़ू हो, पंपिया हो, जिसे हम कहते हैं, गोया जो न हो वो अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करता हो। बुज़दिल हो मगर कहता हो मैं बहुत बहादुर हूँ, कम हैसियत हो मगर बड़े बड़े दावे करता हो। तो इस मौके पे ख़ास तौर पे कहावत बोली जाती है कि भाई बड़े तीसमार खां बने फिरते हो। जो कहानी इस कहावत से जुड़ी है भाई वो इंतहाई दिलचस्प है। माशाल्लाह शाह जी, जिवें तुसीं खलोते ना 1970 ही लोग इंज तस्वीर खिचांदे। शाह जी वे शॉपिंग सेंटर के बाहर ना तुहाडे वांगू डमियां खड़ियां। वैसे भाई आपकी स्टाइल से लगता है आपने मॉडलिंग भी की। शाह जी जी डमी खलोती हुंदी है ना, ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਵਿਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੀਮ ਬਰਹਾਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੰਡੂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये वाकई आपने मॉडलिंग की है? नहीं नहीं, वैसे कोई फोटो शूट वगैरह हो अपने टीवी शीवी के ਉਹਨੂੰ मॉडलिंग कहते ने, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰग। अच्छा, वैसे भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ लड़की खलोती है ना तो फिर गलती ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ। अच्छा जनाब, तीसमार खां की तरफ बढ़ते हैं। हां, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੌਣ ਹੈ? तुसा मैं ना दे पे हो तुसा तो कहावत सुनाई, मैं असल च बड़ा बड़ा तीसमार खान। लो सुई चुक्की नहीं जानी ते 30 मार खा बन गया है। ये 30 मार खाने, ये चिड़ी मार खान। ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਆਇਆ, ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ 30 ਮਾਰ ਖਾਂ। अच्छा, तार भाई की आवाज तो लगता है अद्धा डकार फंसे। वैसे हनी साहब, जो हमारी भाभियां हैं दो, उनमें से किसी एक ने कभी आपको कहा कि आप बड़े 30 खां बने फिरते थे? नहीं नहीं, ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੀਖ ਮਾਰ ਖਾਂ ਹੋਇਆ। उस हिसाब से तो फिर मैं 60 मार खा। अच्छा जनाब, ऐसे ही एक गप्पिया, शेखी खोरा, छोड़ू, पंपिया था बगदाद शहर में। वो जिंदगी गुजारता था और काहिल तरीन आदमी, हिल के पानी नहीं पीता था। पहले हम कास्टिंग कर लेते हैं। आप समझिए वो शेखी खोरा शख्स है नईम साहब। अच्छा जी, मैं चाहना ਅੱਜ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਜੇ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਓ। अच्छा जी, इस शेखी खोरे की यानी नईम साहब की बगदाद में एक बेगम थी। दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहते थे। बेगम नाबीना थी। आप ये तसव्वुर कीजिए, अल्लाह इनको सलामत रखे, मगर वो बेगम है बीना। हाय हाय, मैनू करना चाहिए, तेनू की है? बीना और नाबीना। अच्छा जनाब, जब नईम साहब की काहिली और सुस्ती की वजह से घर में बिल्कुल भूख नाचने लगी, फाके होने लगे, तो बीना जो उनकी बेगम थी वो बहुत तंग हुई, परेशान हुई और एक दिन रोई धोई कि किससे मेरी शादी हो गई है, मुझे तो तुम भूखा मार दोगे। तो नईम साहब को भी बड़ा तरस आया और इन्होंने कहा कि मैं तो इंज ही करना है। उसने कहा कि मैं एक दूसरे शहर जाता हूँ मगर पैसा धेला तो मेरे पास है कुछ नहीं, तो मुझे कुछ दिनों के लिए कम से कम खाने को तो दे दो। तो बीना बगदाद के गाँव में गई और कुछ थोड़ा बहुत सौदा सल्फ लेके आई, किस तरीके से कुछ मांग पकड़ के, और चूरे के लड्डू इन्होंने सोचा कि मैं नईम साहब को बना के दे दूँ। मोतीचूर, नॉट मोतीचूर, चूरे के जो लड्डू होते हैं। और उन्होंने वो सामान दोरी में डाल दिया कि उसे कूटेंगे। दोरी डंडा होता है ना, मलना दोरी, उस दोरी में डाल दिया। रात को उस दोरी के अंदर जो अच्छे
बड़े साइज की डोरी थी, एक सांप आकर बैठ गया। अब बीना नाबीना थी, बीना को तो पता ही नहीं लगा। बीना सुबह आई, इससे पहले कि वो सांप उस डोरी से बाहर जाता, इन्हें रगड़ता विच हाँ, बीना ने डंडे से लड्डू के सामान के साथ उस सांप को भी कुचल दिया। डंडा नाम ही होता है, इन्हें हाथ नाल कुचल देना। और वो सांप बहुत ही जहरीला था। बहरहाल बीना को तो पता ही नहीं लगा। आप नु लग पता नहीं। अब वो तो बेचारा यानी कि पिस गया ना उसके अंदर। अब उसी से बीना ने 30 लड्डू बना दिए और नईम साहब को दे दिए लड्डू बना के कि भाई ये तुम्हारे 30 दिन का खाना हो गया। एक लड्डू तुम खाओगे तो पैसे अगर नहीं भी कुछ दिन कमाए तो तुम्हारा दिन गुजर जाएगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਡੂ 29 ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ। अब बीना को भी नहीं पता था, नईम साहब को भी नहीं पता था कि वो लड्डू तो बहुत जहरीले हो चुके हैं। बहरहाल नईम साहब वो लड्डू एक पोटली में डालकर और रवाना हो गए एक दूसरे शहर को। रास्ते में पड़ता था एक अदद जंगल। जिन्हें तुसी फिरन डे दूसरे शहर तुसी भी पहुंच जाना। अच्छा जी, उस जंगल में जब नईम साहब थोड़ी देर को सस्ताने के लिए लेटे तो 30 राहजन, 30 डाकू, जिन्होंने उस पूरे शहर को एक तरह से यरगमाल बनाया हुआ था और जो भी बगदाद से उस शहर की तरफ और उस शहर से बगदाद की तरफ आता था उसे लूट लेते थे, वो राहजन वहां आ गए और उन्होंने जगाया नईम साहब को। ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਨੇ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉੱਠ ਪਾ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਠ ਪਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। अच्छा, ਅਖੀਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਘੋਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। जैसे मेरे बच्चे कभी कभी आगे कहते हैं मम्मी आ रही हैं। एक सेकंड, उनकी मम्मी नहीं, मेरी मम्मी। उनको पता नहीं जैसी दादी का नाम लेंगे अब्बा फौरन। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਤੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਗੇ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਲੈ। डाकुओं के सरदार ने जो शेख खोरा था नईम साहब, उनकी गर्दन पर रखा खंजर। ਡਾਕੂ ਨੇ ਖੰਜਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਗਾ ਇੱਕ नहीं था। बहरहाल जी डाकुओं ने मारा पीटा और इनसे कहा कि जो कुछ भी है निकाल दे। शेख खोरे नईम साहब ने बड़ी कोशिश की, बड़ा समझाने की कोशिश की कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मगर डाकू ना माने। ਅੱਜ ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, तो नईम साहब ने बहरहाल वो जो पोटली थोड़ा सा झाड़ियों में छुपा दी थी, बिल आखिर वो पोटली निकाल कर जिसमें 30 लड्डू थे, 30 जहरीले लड्डू, वो इन्होंने डाकुओं को दे दिए। ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆ ਮੰਗਾ ਲਈ। बहरहाल जनाब जैसे ही डाकुओं ने वो लड्डू खाए, सबके सब फौरन ही कुछ बेहोश हो गए, कुछ नीम बेहोश हो गए। ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਨਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। बहरहाल वो सिसकना शुरू हो गए क्योंकि उसके बाद जिंदा रहने का तो सवाल ही नहीं था। बहुत ही जहरीला सांप था जिसका जहर उन लड्डुओं में शामिल हो गया था। और ये घबरा गया पहले, जो शेखी खोरा था नईम साहब, पहले तो ये भागे, फिर जाने इसके मन में क्या आई कि ये वापस गया और इसने डाकुओं को एक चाकू निकाल के वो जो 30 राजन और डाकू थे उन सब के कान और नाक काट लिए। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। बस पता नहीं इसके जहन में क्या आई उस वक्त, और वो सारे उसने उसी पोटली में रख लिए जिसमें लड्डू रखे हुए थे। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਕੰਨ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈ ਸਨਾਮ, ਡਾਕੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। अच्छा जनाब, जब ये उस शहर में दाखिल हुआ जहाँ ये रोज़गार के लिए जाना चाह रहा था, तो उस शहर का दस्तूर ये था कि जो भी शख्स उस शहर में दाखिल होता था सबसे पहले उसे बादशाह की खिदमत में पेश किया जाता था। ਵਾਹ। तो नईम साहब को भी बादशाह की खिदमत में पेश किया गया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ। तो इसने सबसे पहले अपने बारे में बड़े बड़े दावे किए। याद है ना, शेखी खोरा था, छोड़ू था, पंपिया था, गप्पी था, बड़े बड़े दावे किए कि मेरे बाप दादा तो यूँ जंग लड़ा करते थे और वो यूँ एक फ़ौज में थे और सिपा सालार थे और एक लश्कर की क़यादत करते थे वगैरह वगैरह। बहरहाल बादशाह ने उससे कहा कि ये तो तुम्हारे बाप दादा थे, तुम क्या हो, तुम बताओ कि मैं तुम्हें अपनी सल्तनत में क्यों रहने की इजाज़त दूँ। तब इसने वहाँ पर वो पोटली आगे पेश कर दी और इसने कहा कि देखिए ये 30 नाक हैं और ये 60 कान हैं, ये मुझे जंगल में डाकुओं और राहजनों का एक ग्रोह मिला था और उनको मैंने अपनी हिकमत और स्ट्रेटजी से ज़ेर किया और उन सब को मैंने हलाक कर दिया क्योंकि मैं अज़लों से जंग में लड़ने वालों की औलाद हूं। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰ ਕੇ 2 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਡੇਲਾ ਨਾ ਗਾਣ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਲੱਡੂ ਲਿਆ ਦੇ। नहीं, ये राज इसने नहीं बताया, यही तो इसमें नुक्ता है। छोड़ा बस उसने कहा जी मैंने बस इनको किसी जंगी पॉलिसी, जंगी हिकमत अमली के तहत मैंने इनको ज़ेर किया है। यहाँ ये नुक्ता बड़ा अहम है, ये याद रखिएगा कि अब इसने बादशाह के जहन में ये बिठा दिया कि ये बहुत अच्छा
सिपाही है, बहादुर है और सिपाही है, जंगजू है, बहुत अच्छा। बादशाह के जहन में बैठ गया। और वो जो 30 राजन थे, जो 30 डाकू थे, उन्होंने उस बादशाह की सल्तनत में भी उधम मचा रखा था। तो बहरहाल बादशाह और दरबारी बहुत ही खुश हुए और बादशाह ने उसको खिलत अता की, इसको इनाम इकराम दिया और इसको रहने के लिए घर दिया और उसने कहा कि भाई इसका नाम है 30 मार खां। आप अमीर हो गया, बीवी हो अन्य वहाँ फिर मगर शाह साहब ये तो तारीफ हुई, वो तंज कहाँ गया? बड़े 30 मार खां बने फिरते हो। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 60 ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨੀ। अच्छा भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई, सदफ का नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाकया, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो 30 मार खां तौसीफ के मानों में आया है, तहसीन हुई है अभी कि भाई तुम 30 मार खां हो, जलील होना अभी बड़े 30 मार खां हो, ये नहीं आया। उसके बाद हुआ ये कि कोई हफ्ते के बाद ही, अब ये अयाशी कर रहे थे, वहाँ महल में रह रहे थे। अच्छा, याशी ਦਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਵੱਢੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਵੀ ਹੱਸਤੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ। उस सल्तनत में जंग छिड़ गई और बैरूनी हमला आवर आ गए, फौजों ने हमला कर दिया। तो बादशाह ने फिर तलब किया इस शेखी खोरे नईम साहब को। बादशाह ने कहा बुलाओ उस 30 मार खां को। और अभी इन्हें 30 मार खां तहसीन के तौर पे, तारीफ के तौर पे कहा जाता था। बहरहाल नईम साहब, ये जो शेखी खोरे थे, ये बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। तो बादशाह ने इनसे कहा कि भाई अब मुमलिकत पे एक बहुत ही कड़ा वक्त आन पड़ा है और आपकी जो स्ट्रेटजी है कि आप तो अपनी हिकमत अमली से खाली हाथ आप 30-30 डाकुओं को ज़ेर कर लेते हैं, लिहाजा जो मैंने लश्कर तैयार किया है जो मुखालिफ फ़ौजों के कल्ब में जाकर हमला करेगा, जहाँ सबसे ख़तरनाक मुखालिफ दुश्मन मौजूद होते हैं, उसकी क़यादत आप करेंगे। वो ये कहता तलवारां बेच के मैनू सप लै दिओ। अच्छा, उन्हें कहा बादशाह सलामत, मैं चला तो जाऊँ लेकिन मैं ज़्यादातर लड़ाइयाँ जंगल च लड़ी। तो जब इस 30 मार खां को, शेखी खोरे को हकीकी मार्का दरपेश हुआ तो ये बाकायदा थर-थर कांपने लगा। इन्हें कहा आलम ना मन बुखार चढ़ा। अच्छा, उस पे मुस्तजाद ये कि बादशाह ने कहा कि देखो थोड़ा सा हौसला रख के जाना, उस फौज ने मैनू भी मारे। क्योंकि दुश्मन फौज का ये जो दस्ता है, अगर इसके हाथ कोई लग जाए तो वो मुखालिफ की खाल खिंचवा देते हैं। उन्हें कहा आलम पना बगैर खाल तो मैं किड्डा बुरा। बस ये सुनना था कि नईम साहब, वो शेखी खोरा जिसको 30 मार खां का खिताब मिला था, वो वहीं बेहोश हो गया। और उन्हें बेहोश होते थे कि आलम पना मैंने महल च कोई सफाई का काम नहीं। जैसे ही बेहोश हुआ, बादशाह के सारे दरबारियों के मुंह से बेख्तियार निकला, ਹੋਰ ਫਿਟੇ अरे भाई उठाओ इसे, ये तो बड़ा 30 मार खां बना फिरता था। बस वहां से फिर ये कहावत आम हो गई। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे लिए चलते हैं। आज वहाँ बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाले हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे। ਆ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਤਰਾਲ ਹੋਈ। बस दुनिया मुक्कन ते आई हुई है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। नहीं नहीं, बड़ी मोहब्बत आप। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਰਾਜੀ ਭਾਜੀ? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਜੇ? हाँ, खबर सुनी है मैंने। ਆ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀ ਜੀ। नहीं, जब पहली मर्तबा कोई इस किस्म का बीमार रवैया नोटिस करे किसी भी शख्स का, ख़ानदान में, दोस्त अहबाब में, ऑफिस में, स्कूल में, बाज़ार में, वहीं उसे तंबी करे, वहीं उसकी तबीयत साफ़ करे, उसे समझाए बुझाए भी, उसे इस किस्म के भयानक फ़ेल के नताइज से भी आगाह करे, तो ऐसा शख्स मुआशरे और ख़ुद को, दोनों को नुकसान पहुँचाने से महफूज रह सकता है। ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। अच्छा, मेरे ख्याल में चाचा बूटा ये भी एक इंतहा थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बुज़ुर्गों पर तनकीद के बजाय, चांद मारी के बजाय, उन्हें बुरा भला कहने के बजाय बस खामोशी से सीखना चाहिए। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम समझते हैं कि वक्त बदल गया है और हमें अपनी कुछ आदात को अपने बुज़ुर्गों से मुख्तलिफ करना है,
تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے احترام میں آپ کوئی کمی کریں, آپ اپنے آپ کو بدل لیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دور تھا جی, وہ بھی چاچا بھوٹا ایک طرح کی انتہا تھی زیادتی سے. ہاں اب دیکھیں نا, ویسے ہمارے معاشرے کا فخر آج بھی کیا ہے کہ جی میں اپنے ماں پیو نو کدی ایک منجے تے بیٹھے نہیں دیکھا کٹھے. اب یہ کوئی بہت اچھی بات تو نہیں ہے, یعنی کہ اگر آپ کے والدین ایک پلنگ پر بیٹھے ہیں جیسے سب بیٹھتے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ہنس بول رہے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے. یہاں دیکھیے مجھے ایک بہت ہی باکمال مصنف ہیں, شاعر ہیں, یہ تاجکستان وغیرہ کے, ان کی ایک کتاب تھی میرا داغستان, جہاں سے ان کا تعلق تھا جس علاقے سے, اس کے اوپر انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی. رسول حمزہ توف ان کا نام ہے, بڑا معتبر نام ہے لٹریچر کا, ادب کا. جملہ سنیے, رسول حمزہ توف لکھتے ہیں کہ اگر تم ماضی کو بندوق کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل تمہیں توپ کا نشانہ بنائے گا. تو آپ اگر اپنے بزرگوں کی عادات و اطوار کو, میں کہتا ہوں آپ ان سے الگ رستہ اختیار کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ آج ان کی عزت میں کوئی کمی کریں گے, ان کی توہین کریں گے, ان کا ہنسی ٹھٹھا اڑائیں گے, تو یاد رکھیے کہ آنے والی نسل اس سے دگنی بے عزتی کرے گی. آج چھتر ہی کھاواں گے. یہی ہوگا پھر. مینوں یاد آ میرے تائے نے گھر آنا, بچیاں نے ڈر دے مارے منجی تھلے وڑ جانا. انہوں نے کہنا باؤ بلا آ گیا. انہوں نے تائے نو کہنا کہ منجی تھلے ہی آ جا. او اپنا بیٹا کی حال ہے تیرا؟ او سنا چاچا بوٹیا. راجیاں آہو ابے دا کی حال ہے؟ ابا ٹھیک ہے. ابے نو گلا کرنا میں تیرے نال. او کادا گلا چاچا؟ انہیں حرکت اچھی نہیں کی. اور باؤ جی تسی سناؤ, اج بڑے خوش ہو کہ تنخواہ جلدی تو نہیں مل گئی؟ نہیں, میں آج واقعی خوش ہوں. اچھا میں پتہ ہے کیوں خوش ہوں, میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کیا نظام ہوتا ہے. بعض اوقات دنیا غیر کیا, اپنے کیا, پرائے کیا, کسی کو کارنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اور باری تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ وہی شخص آپ کا ہیرو بن جاتا ہے. کیا بات. جس کو آپ رد کر رہے ہوتے ہیں اسی سے آپ کو کام پڑ جاتا ہے. جس کو آپ جان کا دشمن کہہ رہے ہوتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اسی کی منت کرنی پڑ جاتی ہے. واہ واہ واہ. شاہ جی اج تے تسی کوئی آسمانی گلاں کرن ڈے ہو. ایک بجارتا بجاؤ سانو بھی گل کی ہے. وہ غلام سرور خان صاحب تھے نا, وزیر ہوا بازی, جنہوں نے طیارہ حادثے کے بعد پارلیمنٹ میں ایک بیان دیا تھا, موصوف نے. وہ لائسنس والا. جی جی جی, کہ 1/3 پاکستانی پائلٹس کے جو لائسنس ہیں وہ جعلی ہیں. اوئے ہوئے تا جی جعلی سن تا دسنا تے پائے گا. آپ کسی مسئلے کو, چاچا بھوٹا بہت اچھی بات کی آپ نے, کارپٹ کے نیچے نہیں دبا سکتے, مگر پوری دنیا کا ایک اصول ہے, انڈیویجولی جو خاندان ہوتے ہیں ان کا بھی, قوموں کا بھی, فرد کا بھی, کہ اگر آپ کوئی عیب, کوئی برائی دیکھتے ہیں کسی میں تو آپ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مسجد میں اعلان کرانے نہیں نکل جاتے ہیں, آپ اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے. اور آپ دیکھیے پوری دنیا کا وزڈم یہی کہتا ہے, انگریز بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی ڈرٹی لیننز چونک میں نہیں دھوئے جاتے. ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے کہ گندے پوتڑے باہر چونک میں جا کر دھوتے نہیں ہیں. غلام سرور خان صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ بیان نہ دیتے. اگر ان کو یقین تھا کہ 1/3 پاکستانی پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں, انہوں نے کمرے چ بلا کے کن پھڑا کے جتیاں مار دی. خاموشی سے انہیں الگ کر دیتے. دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ یورپی یونین نے پاکستانی پائلٹس پہ بین لگا دیا. ادھا جہاز خالی جاندا بغیر پائلٹ. اب میری خوشی کس بات کی ہے, آپ یہ دیکھیے. کہ پائلٹ دی نوکری تو نہیں کرتی. نہیں چاچا بھوٹا, وہی پاکستانی پائلٹ جن کو دنیا نے ایک طرح سے, جن کی انسلٹ کی, جن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی. ابھی افغانستان میں جب انسانی المیہ جنم لیا تو سب سے زیادہ دنیا کے کون کام آیا؟ پاکستانی پائلٹ. پاکستانی پائلٹس کام آئے. کیا بات. سب سے زیادہ PIA کام آئی. بغیر ڈائریکشن تو اڑ پیا. اس وقت کی رپورٹ یہ ہے 2000 سے زیادہ لوگوں کو ایئر لفٹ کیا PIA نے. اور ایئر ٹریفک بھی ہجے کام نہیں کرن رہی. اپنا پیے یہ کیا بات ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مہارت سے جہاز اڑا رہے ہیں وہاں. لائسنس تے انہوں کو ہے نہیں. اے تجربے نال ہی کہندے رہنے, آ کندھار دے اتوں لنگھن ڈے آ جلال آباد آ گیا, لو جی اسلام آباد اترن لگے. اچھا ویسے ماشاءاللہ جنہیں ٹیلنٹڈ ہے ساڈے پائلٹ, لائسنس بنوائی لین کی. اب میں سنیا اپنے پائلٹاں نے لائسنس تو تب بنوائیں گے نا جب کوئی ٹریننگ کی ہو باقاعدہ. اچھا یہ ٹریننگ ہوندی ہے. وہ دیکھیں غلام سرور صاحب کے بیان پہ ویسے مجھے وہ یاد آتا تھا اس وقت کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. ہے نا. اور چاچا بوٹا آپ دیکھیں کہ اس موقع پر پاکستانی پائلٹس نے, PIA نے کس کس کی مدد نہیں کی. ورلڈ بینک کے آفیشلز, ڈپلومیٹس, صحافی, فیملیز, بلا تخصیص سب کی مدد کی انہوں نے.
ਆ ਜਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਆਤਨ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਫੜਾ ਦਬੜੀ ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾयलट चेक हो गए। यार तुम्हारे बारे में भी मैं वही कहूंगा जो गुलाम सरवर खान साहब के बारे में कहा कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। वाह 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 वाह। ਸਾਡੇ पायलट हंगामी हालात से अच्छा काम कर। ये सही कह रहे हैं। हमारे बेशतर लोगों का यही मसला है कि जैसे ही आप प्रेशराइज करें उन्हें किसी भी मामले में उनकी कारकर्दगी बढ़ जाती है। ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋ। हाँ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਿੱਲੋ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਆ। यानी देखिए जो IMF की MD हैं, IMF की MD, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बहुत तारीफ की। जर्मन एम्बेसडर तो आधे पाकिस्तानी हो गए हैं, अक्सर पाकिस्तानी लिबास में घूमते नजर आते हैं इस्लामाबाद की सड़कों पे। पाकिस्तानी भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान की दिल खोल कर तारीफ की है जैसे पाकिस्तान ने जर्मन शहरियों को और स्टाफ को वहाँ से निकाला। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ जी जी। ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਖਰੋਟ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਖਰੋਟ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ है। अब आप अंदाजा करें कि यूरोपीय यूनियन ने जिन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स को बैन किया था उसी यूरोपीय यूनियन ने फिर बैन कर नहीं अब तो जान पे बनी हुई है। उसी यूरोपीय यूनियन ने, वर्ल्ड बैंक ने, सब ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि उनके मुलाजमीन को यहाँ से निकलवाएं और निकलेंगे कैसे? PIA के जरिए। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਤੇ ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के पास एक मौका आया है कि गुलाम सरवर खान साहब के बयान के बाद पाकिस्तान ने, PIA ने जो अपनी साख खोई थी, पाकिस्तानी पायलट्स ने जो अपनी साख खोई थी, मैं समझता हूँ वो बहाल तो हो ही गई है। अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब पे है और हमारे डिप्लोमेट्स पे है। कैसे आप डिप्लोमेसी के ज़रिए पूरी दुनिया के जो एयरपोर्ट्स हैं, जो ममालिक हैं, उनमें PIA के लिए और अपने पायलट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मराहत हासिल कर सकते हैं। आप यूँ समझिए कि लोहा इस वक्त इंतहाई गर्म है, बस उस पर ठीक तरह से चोट लगाने की ज़रूरत है। हाँ बाबा 5G आ गया, कर लो पूरे चा। ढिंग चिक्का ढिंग चिक्का ढिंग चिक्का आ। ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਭੋਲਿਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। बच्चा बुलाएंगे या मैं आप पाल लिया? बच्चा फिर आ रही है, अखा बंद कर दो। अच्छा अपना बाबू जी जी जी। तुसी भी अखा बंद कर। मेरी कौन सी बीवी आ रही जो मैं आगे बंद कर लूँ? अच्छा किसी दी भी आवे तो नहीं करनी। अच्छा चले कर लेता हूँ। शेर भावे बुढ़ा हो जावे ओ नहीं खांदा का। ढिंग चिक्का ढिंग चिक्का ढिंग चिक्का आ। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका आ। सिस्टम जल्दी जल्दी जा ते बूटे दी बीवी नु लेके आ। ढिंग चिक्का ढिंग चिक्का ढिंग चिक्का आ। बच्चा अखा खोल। खोल लिया बाबा। सज्जे वेख। तो बस ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ? ਖੱਬੇ ਦੇਖ। बिस्मिल्लाह। आखिर शायद ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੇਖ। किड्डी सोहनी हो गई है। चंगा कीता शाह जी चौधरी रूह बुलाई है इन्हां को मैं बदले लेने। वो किथे है? ਬੱਚਾ ਓਏ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਾ ਦੇਵਾ ਵਾ। चांदनी मैं तेरी चांदनी मेरी छोना पकड़ो 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 पकड़ो। नहीं ये पकड़ी नहीं जानी। ओ बाबा ओ तेरा रूह ते कंट्रोल कोई नहीं। अगली बारी किते गुलशन ग्रोवर ना आ जाए। श्री देवी ने तो फिल्म की थी सदमा। मैनू इनू वेख के बड़ा सदमा। अपना खर्चा है। क्या फिल्म याद करा दी आपने। हाँ हाँ तुसी देखी हुई है? मैं तो सदमा का बहुत आशिक रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ। अच्छा तुसी हर सदमे दे आशिक रहे। नहीं भाई बेपनाह खूबसूरत फिल्म है। भारत में जो ओरिजिनल बहुत ही आला फिल्में बनी हैं, सदमा उनमें से एक है। बुटिया बुटिया बुटिया। अच्छा ये जल्दी जान दे किन्ने पैसे लेगा? अपना तुसी वाकई लम्हे वाली श्री देवी हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲਮਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੀ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਅਫਗਾनिस्तान ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ। अच्छा चाचा बूटा, भी आपने जिस फिल्म का जिक्र किया ना सदमा का, मेरा भी यही मानना है। मैं लाजिम बात है ड्रामे का तालिब इल्म हूँ, 25 बरस हमने ये काम किया। फिर जितना हमने पढ़ा, जितने फिल्मी नकाद हैं, उन सब का ये मानना है कि श्री देवी की बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर आपको देखनी है तो आप सदमा देखें। अच्छा, मुख्तलिफ फिल्मों के सदमा का एंड उनमें से एक है। वाह। CNN और IBN की जो लिस्ट है मोस्ट मेमोरेबल 50 सीन्स ऑफ बॉलीवुड, उनमें भी सदमा का क्लाइमेक्स शामिल है। बेपनाह खूबसूरत। ऐसा की सी सदमा? चाचा बूटा, आपको भी देखनी चाहिए, और ये जो हमारी यूथ है इनको भी सदमा ज़रूर देखनी चाहिए। ख़ासतौर पे जो नए फिल्म डायरेक्टर्स हैं, नए ड्रामा डायरेक्टर्स हैं, वो देखें कि सदमा क्या फ़िल्म है और कैसी ओरिजिनल फिल्म है। बालू महेंद्रा साहब ने इसे डायरेक्ट किया था, कहानी भी बालू महेंद्रा साहब की थी, और ये कहानी वो पहले तमिल में बना चुके थे। फिर एक तरह से अपनी फिल्म का रीमेक उन्होंने उर्दू में किया। और यहाँ मैं एक मुगालता भी दुरुस्त करता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फिल्म गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। हालांकि गुलजार साहब ने ये डायरेक्ट नहीं की थी, गुलजार साहब ने इसके डायलॉग्स लिखे थे और इसके नगमा निगार भी गुलजार साहब थे। फिल्म सुपरहिट हुई थी। फिल्म का एक तो पूरी दुनिया में खैर पता नहीं चलता, मगर सब कॉन्टिनेंट में ये एक बड़ा अलमिया है कि बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। ये सदमा प्रोड्यूसर ने भी बर्दाश्त। राजन सिप्पी साहब इसके प्रोड्यूसर थे, और ये कमर्शियली एक नाकाम फिल्म थी, मगर कैसी नाकाम फिल्म थी कि आज इसको एक कल्ट स्टेटस हासिल है। गाने केड़े सन? कोई सबसे बड़ा तो वही था ना जो गुलजार साहब ने लिखा था, सुरेश वाडीकर का, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हाय हाय, मैं सुनिया हुआ, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हट हट। ऐ जिंदगी मुझे बचा ले। अच्छा, ख़ास बात यह है कि जो इस फिल्म का क्लाइमेक्स है वो क्या शूट किया है बालू महेंद्रा ने, और क्या कमल हसन साहब ने उसमें परफॉर्मेंस दी है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी कि डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी भी बालू महेंद्रा की थी इसमें, और कमल हसन साहब अपनी एक्टिंग की पीक पर नजर आते हैं इस फिल्म के क्लाइमेक्स में। कमल हसन थी जी। जवानी च मेरी शक्ल कमल हसन ना मिलती है, इसलिए तो इधर ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। इस फिल्म में श्री देवी एमनेशिया का शिकार हो जाती हैं चोट लगने से, एक हादसे के बायस, और कमल हसन को मिल जाती हैं। मगर जब कमल हसन को मिलती हैं, जो एक अजनबी है, तो बिल्कुल 6 साल की बच्ची वाली इनकी मेमोरी हो जाती है, और 6 साल की बच्ची की तरह ही ये बिहेव करती हैं। और जितने भी सीन श्री देवी ने किए हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है श्री देवी की कि 6 साल की बच्ची कैसे बिहेव करती है, वो लाजवाब है। मैं करके बखावा। तू 6 साल की बच्ची नहीं, 6 साल का लेला बन जा। कमल हसन जब इस बच्ची को अपने पास रखता है, क्योंकि श्री देवी के रिश्तेदार तो खो चुके होते हैं, तो फिल्म में एक मोमेंट आता है कि कमल हसन इस बच्ची को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए डांसिंग मंकी बनकर दिखाता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ? बनना बांदर बनना। आगे मैं शेर बनया। फिर कहानी उतार चढ़ाव लेते हुए क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है, जिसके बारे में कहा जाता है द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग क्लाइमेक्स ऑफ इंडियन सिनेमा। कमल हसन कहीं गए होते, पीछे से श्रीदेवी की याददाश्त वापस आ जाती है, और इनकी फैमिली इनको ट्रेन में बिठाकर अब वापस ले जा रही है। तो कमल हसन अब आते हैं, अब ट्रेन जा रही है और श्रीदेवी की याददाश्त वापस आ चुकी है, लिहाजा वो कमल हसन को अब भूल गई है कि इस शख्स ने मुझे कितने प्यार से रखा था। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬੜਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। जी 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 जी। अब कमल हसन प्लेटफॉर्म पे साथ साथ दौड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, और उसी तरीके से डांसिंग मंकी बनकर श्री देवी को याद करवाने की कोशिश करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप वो सीन देखें और आपकी आंखों में आंसू ना आए, खास तौर पे जब वो कीचड़ में गिर जाते हैं और फिर वो खंबे से टकराते हैं। ब्यूटीफुल। इतने किड्डा रुआन वाला सीन। जी जी। शाह जी तुसी गल्लां 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ श्री देवी ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिए चलेंगे जहां एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जिसे पाकिस्तानियों को सर आंखों पर बिठाना चाहिए। मगर देखते हैं कि इस वक्त वहां कौन बैठा है।
यहाँ एक बबौन बैठा है। बबून क्या हुआ? ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ अच्छा बबून? हाँ जी। नहीं नहीं यार, ਇਹ ਬਬੌਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ लगन रहे। आदाब अर्ज़ है। हुजूर जनाब, नया शेर लिखा है। जरूर सुनाइए, मगर पहले तारुफ तो करा दें। हजूर हमें अब्दुल सत्तार जख्मी कहते हैं, अक्सर आपके शो में आते रहते हैं। ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। अरे नहीं यार, ये जो परेशान जुल्फे हैं ये तो शायरों का हुस्न हुआ करती हैं। ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, हाँ, ये परेशान का लफ्जी मतलब है बिखरे हुए होना। ਉਜੜੇ ਹੋਏ। आशुफ्ता, हैरान, सब परेशान के मानों में आता है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? हजूर ने क्या खबर कि परेशान कितना खूबसूरत लफ्ज है, आपने तो खुद बांधा है। इनको नहीं मियाँ, इन्होंने फरमाया था कि मेरे बिखरे हुए बालों से परेशान न हो। अपनी जुल्फों में उतरती हुई चांदी को छुपा, क्या कहने? मेरे बिखरे हुए बालों से परेशान ना हो। क्या कहना? ऐ नई दोस्त, मैं भरपूर हुआ हूँ तेरा, हाय हाय। मेरे माजी के हवालों से परेशान ना हो। ਵਾਹ ਵਾਹ। दिल में बिखरे हुए जालों से परेशान ना हो, मेरे गुजरे हुए सालों से परेशान ना हो। शायर साढ़े को है तो इतने टाकी टूकी मार। मैं जा रहा हूँ कराची, आज से 7 दिन बाद मेरा मुशायरा है। ਇਹਨੇ ਫਿੱਕਾ ਪੜਨਾ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਚਾਂਡਿਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਡਿਆ? क्यों? ਇਹ ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ट्रेन ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा आप ताजा कलाम सुना रहे? हाँ, वो अभी जो लिखा है वही सुनाने लगा हूँ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲਾਮ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ को इज्जत करानी चाਹੁੰਦਾ ना तो कलाम अपने दिल च रख। हम नहीं सुना रहे भाई। की हो गया? ख़वातीनो हजरात, हाँ जी। कराची एक्सप्रेस जो 6 घंटे लेट थी, अब 6 मिनट में रवानगी के लिए तैयार है। 6 मिनट तेरी पहुंचे जाना। दौड़ कर पहुँचे, वरना हाथ मलते रह जाएंगे। मेरे को दौड़िया नहीं जाना, मैं हाथ मार। अरे वाकई ट्रेन छूट गई तो हम तो हाथ ही मलते रह जाएंगे। अरे भाई जाने दो, अरे बड़े मियाँ कराची जाने दो। अरे जाने भाई बड़े मियाँ, खुदा के लिए यार, अरे जाने दो मियाँ, क्या हो गया? बड़े मियाँ हमें जाने दो यार। अरे ट्रेन नहीं जा रही, हमारी जान जा रही है यार, हमें जाने दो यार। यार खुदा के लिए हमें जाने पे छोड़ दो। अरे बड़े मियाँ हमने तुम्हारे, अरे बड़े मियाँ जाने दो, अरे बड़े मियाँ जाने दो। जाने दो। बोले आप क्यों नहीं जाने दे रहे उसे? बोले तू महीना छड़ी, मैं इन्हू नहीं छड़ागा। चाचा बेटा क्यों नहीं जाने दे रहे? ओए होए जिहो जे दे पैरां 'ਚ बोआ हुंदी है, मैं इन्हू जान। अरे बड़े मियाँ हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਉਰਦੂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अरे रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। अरे जा रही है ट्रेन बड़े मियाँ। जितनी देर तक शेर नहीं सुनाएगा मैं नहीं छड़ना, पावे मैं मर जावा। ये ताज़ा कलाम लिखा था वो सुन ले हमारा। अपने जज्बात से छू कर मुझे संदल कर दो। मेरी गजल है यार। मेरा लिखा हुआ ताज़ा है, सुन ले पूरा, पहले सुन ले पूरा। अपने जज्बात से छू कर मुझे संदल कर दो, मैं अधूरा हूँ मुझे मुकम्मल कर दो जख्मी। मेरा नाम है आगे। हाँ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਉੱਠ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲੇਗੀ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ। ਚੱਲ ਜਾ। अरे ट्रेन जा। अल्लाह तेरा भला करे बोलिया। उतरे। बूटा जी, हाँ जी, कैसे हैं बूटा जी आप? बेहतरीन। तुसी सुनाओ कुड़ियो, हम भी ठीक हैं। राजी बाजी हो? हाँ जी। ओ कुड़ियो जी, तुसी अंदर की भी आ गई? गवर्नमेंट ने तो टिकटॉक ते पाबंदी लाई हुई है, मीनारे पाकिस्तान तो बाद वाले केस। जी जी, लो गार्ड को 100 रुपए दिया, उसने अंदर आने दिया। क्यों जी हुण दसो? ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ। सच्ची बात है, दुख होता है कि करप्शन हर तबके में, हर तबके की जड़ों में सरायत कर गई है, ऊपर से लेके नीचे तक। अब ये गार्ड्स के मामले को ही ले लें आप। इस्लामाबाद में कुछ अर्सा कबल एक पार्क में एक खातून के साथ एक बहुत ही घिनौना फेल हुआ था, उसमें गार्ड्स मुलव्वस थे। तो फिर की करे, बंदा किथे जावे? कानून की पाबंदी। जब तक आप कानून की पाबंदी इस मुल्क में नहीं करेंगे और जब तक आपकी अशराफिया इस मुल्क में कानून की पाबंदी नहीं करेगी, इस मुल्क में अमन हो ही नहीं सकता है। सिंध हो, बलोचिस्तान हो, KPK हो, पंजाब हो, रोज़ खबरें आती हैं सिंध में किसी अमीरजादे ने किसी नौजवान का कत्ल कर दिया, बलोचिस्तान में किसी शख्स ने कांस्टेबल को दिन दिहाड़े उड़ा दिया गाड़ी से, सारे बाहर आ जाते हैं क्योंकि सबका ताल्लुक ताकतवर तबके से है। तो इससे नीचे तक मैसेज क्या जाता है
کہ جو مرضی کرو اخیر چھڑ جائیں گے. جنہ مرضی اندر چلے جان. اب دیکھیے قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے, کیسے اس کو انفورس کیا جاتا ہے. میری تو ہمت نہیں پڑتی, حالانکہ کوٹ کیا جاتا ہے عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو, مگر سچی بات ہے میری کبھی جرت نہیں ہوتی کہ میں وہ بیان بھی کر سکوں. جب ایک بہت ہی طاقتور قبیلے کی ایک خاتون پکڑی گئی تو میں صرف ریفرنس دے دیتا ہوں, تو یاد ہے آقا نے کیا فرمایا تھا, کیسی مثال سے سمجھایا تھا آپ نے. تو اس طریقے سے انصاف کی عملداری کرائی جاتی ہے, اس طریقے سے انصاف کی پاسداری کرائی جاتی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ امیروں اور طاقتوروں کی اولادیں اس ملک میں دندناتی پھریں, ہینیس کرائمز کریں اور چند دنوں کے بعد باہر آ جائیں, اور آپ چاہیں کہ ملک میں امن ہو, انصاف ہو. ہو ہی نہیں سکتا. ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو, تسی کلیا گھر جانا. بھائی باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم. جتنی زندگی ہے انشاءاللہ تعالی اس زبان سے صرف حق اور سچ ہی ادا ہوتا رہے گا. یہ ہوندے رہے باباؤ جی, ہاں بڑی بڑی گل ہوندی ہے جی جی سچ دا پہرا دینا. جی جی چاچا بوٹا. اور آپ دیکھیے کہ انصاف کو کیسے یہ ہستیاں لاگو کیا کرتی تھیں. جب اس ملک میں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اگر 1% پاکستانی بھی اس دن اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے یکجہتی کے طور پہ, اگلے دن سے اس ملک میں ظلم ختم ہو جائے گا. یہ بھائی سانوں بھی ڈانگاں پوائے. باؤ جی نے کڈیاں سونیاں گلاں کیتیاں, کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی چلو پھر بناؤ ٹک ٹاک. میرا باؤ تو رہ ہی گیا. اے بلی پھٹے چلے بڑی ہے. چاچا بوٹا ہم یہی تو آپ کو بتانے آئے تھے کہ آپ کی یہ حرکت کتنی وائرل ہو گئی ہے. کیڑی حرکت؟ ناظرین یہ تھا آج کا شو, اور قتیل صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. واو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.